हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का अपना टारगेट है टू कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ पीयर रिव्यू। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको ये पूछ करके रखा है कि मैम, आर देयर एनी अपकमिंग बैचेस और आर देयर एनी प्लस कोर्सेज विच आर देयर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। लेट मी टेल यू ऑल गाइज, येस, वी हैव लॉन्च द प्लस एज वेल एज आइकॉनिक प्रोग्राम्स फॉर सी ए फाइनल स्टूडेंट्स। प्लस बैच में हमारा योद्धा बैच चल रहा है, दैट इज रेलिवेंट फॉर May 22 एज वेल एज November 22 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स। सो ये बैचेस जो है वो चल रहे हैं अभी ऑन द प्लेटफॉर्म। यू कैन इमीडिएटली टेक अप द सब्सक्रिप्शन। बट बिफोर आई गिव यू द इंसाइट, मैं डायरेक्टली आपको लेकर के चलना चाहती हूँ कि हु आर गोइंग टू टीच यू ग्रुप वन। द टॉप नोट टीचर्स ऑफ द नेशन आर गोइंग टू कवर अप द ग्रुप वन फॉर यू ऑल। सो लॉ, FR, SFM एंड ऑडिट, ये चार टीचर्स मिल करके आपका ग्रुप वन का जर्नी खत्म करवाने वाले हैं। माई रेगुलर बैच इज रनिंग एवरी वीक डे एंड ये चल रहा है 10 to 12। एंड सेकेंडली गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल, सब्सक्रिप्शन का प्राइजेस ये है, ठीक है। आप ऑडिट सार कोड यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू टेक अप द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। When I talk about Iconic, I am very happy to announce this guys. Iconic subscription के साथ आपको मिल रहा है पेन ड्राइव्स। So you can take up 4 months subscription. फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर May 22 की पेन ड्राइव इन द रिकॉर्डेड मोड आपको मिलने वाली है, along with a physical copy of books. Along with a physical copy of book. And I bet guys, the prices which Unacademy is offering for all the 4 subjects, live as well as recorded mode, physical copy of books, nowhere up in the market with this quality you will be able to get it. Trust me, हम लोगों ने भी जब हमारे ज़माने पे हम लोगों ने भी जब CA फाइनल अपेयर किया था, this prices and that prices are way too different. So evaluate the courses, evaluate the plans and take up your steps accordingly. And yes, our code is always there to give you the maximum possible discount. So use the code and take up the discounts. And हाँ, जैसे ही मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बात करके रखा था गाइज, दैट नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट सिस्टमैटिक प्लान्ड स्टडीज़। अगर आप आधी चीज़ें इधर उधर से करने की कोशिश करोगे, कई सारी चीज़ें मिस हो जाती है। यूट्यूब स्पेशल क्लास सेशन हम लोग भी लेते हैं, फ्री सेशंस। इवन आई हैव अपलोडेड मैक्सिमम रिविजन वीडियोज़, बट ये रिविजन वीडियोज़ विल नॉट बी एबल टू गिव यू द कॉन्क्रीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. So in case you are missing on that conceptual clarities, do join the plus courses, iconic courses. बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी हमारे पास पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ रिविजन करना है, तो यूज़ अवर फ्री रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सुपर क्लैरिटी के साथ हम लोगों ने कंसाइज मैनर में, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको रिवाइज करवा करके रखे काफ़ी सारे कंटेंट, यही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द फॉर्मल अनाउंसमेंट गाइज। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेशन ऑफ पीयर रिव्यू। क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टेक्निकल, एथिकल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। क्लास में भी हम लोगों ने इसको ऐसे पढ़ करके रखा है, TEP, राइट, एज पर द स्टेटमेंट्स ऑफ पीयर रिव्यू। क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे? 6 चीज़ें लिखनी है गाइज आपको, या 6। क्या क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज इशूड बाय ICAI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133, IND AS as prescribed by section number as notified under section 133. स्टैंडर्ड्स में आता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट, ये सारा चीज़। 5th पॉइंट आता है फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द ऑडिटिंग, बेसिकली एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए, रिव्यू अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए जो भी फ्रेमवर्क देकर के रखा है वो। एंड लास्ट द प्रोविजंस ऑफ द रेलिवेंट स्टैट्यूट्स। तो ये 6 चीज़ें आती हैं जो एक PU को फॉलो करनी होती है। TEP क्या होता है? ये 6 पॉइंट्स। गॉट इट? चल, नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू। बेसिकली रिव्यू करवाने का पीछे का कारण क्या है? यू नीड टू, वो व्यू वाला कंसेप्ट, व्यू यू नीड टू, मतलब पीयर रिव्यूअर विल हैव टू इवेल्युएट कि जो भी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, वेदर दे आर कंप्लाइंग विद TEP,
technical, ethical, professional, whether there is a proper system in place in order to assure that quality of the assurance services is up to the mark. Quality should not be compromised. तो ऐसा फर्म ने peer reviewer ये चेक करेगा कि PU ने ऐसा सिस्टम फॉर्मुलेट करके रखा है ऑर्गेनाइजेशन में. आपका स्कोप चेक करना है कि अगर कोई क्रोनिक हमको लगता है कि इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सिस्टम है, तो वो सारे वीकनेसेस को कैसे हम लोग रिमूव करें टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज. सो दिस वाज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट. कोई आइडेंटिफाई करना वीकनेसेस है, देखो विच आर क्रोनिक इन नेचर, तो ये वीकनेसेस को हम लोग रिमूव करें. क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Arpit, a practicing chartered accountant, is appointed to conduct peer review of another practicing unit. ठीक है, तो एक peer reviewer है और एक PU है. Cool. What areas Arpit should review in assessment of independence of the practicing unit? Now wait, ये independence वाली बात कहाँ से आई है? You remember हम लोगों ने peer review पढ़ाते समय आपको ये समझाया था कि peer reviewer PU के पास जाता है, peer reviewer PU के पास जाता है और जनरल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करता है, राइट? अब ये जनरल कंट्रोल्स में हमारा एक बड़ा सा पॉइंट आंसर आता है इसकाज. याद आ रहा है इसकाज? इसकाज में सबसे पहला पॉइंट इंडिपेंडेंस. मैं आपको दिखाऊं एक बार, या लुक एट द बुक. एक बार किताब में चले जाइए. किताब में चले जाने के बाद हम लोग जनरल कंट्रोल्स को चेक करते हैं. अब ये जनरल कंट्रोल्स क्या है? जनरल कंट्रोल्स है इसकाज, या हियर. सो दीज आर द जनरल कंट्रोल्स. जनरल कंट्रोल्स में आता है इंडिपेंडेंस. तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पीयर रिव्यूअर PU में जब ये इंडिपेंडेंस चेक करता है तो ऐसी कौन सी बातें इवेल्युएट करनी है सच दैट ही विल अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंस इज इंटैक्ट. क्वेश्चन समझा? तो सबसे पहला सारे के सारे क्वेश्चन वही है, कैसे हम लोग असेस करेंगे इंडिपेंडेंस, कैसे हम लोग असेस करेंगे इंडिपेंडेंस. MTP में पूछा गया, स्टडी मटेरियल में पूछा गया, कुछ टाइम पहले RTP में भी देखा हुआ क्वेश्चन. दिस इज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. कूल, चाओ, ओके. सो हाउ विल यू रिव्यू दिस? हम लोग रिव्यू करेंगे कि देखो इंडिपेंडेंस के लिए वेदर द फर्म हैज़ सच पॉलिसीज टू एंश्योर इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी. अगर ऐसी पॉलिसीज है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फ्रेम दैट? अगर ऐसी पॉलिसी है तो क्या सारे स्टाफ को ये कम्युनिकेट की हुई है, चिक चिक करके सबने स्कीम बता दी एक दूसरे को? तीसरी बात, वेदर द PU जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है, स्कीम है, स्टाफ को बताई गई है, मॉनिटर कर रहा है कि यार क्या ये कंप्लाई कर रहा है जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है. एंड लास्ट, रिव्यू करते रहो कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है दे आर फॉलोड बाय द टीम मेंबर्स, बाय द एंगेजमेंट टीम फॉर अश्योरिंग सर्विसेज, फॉर अश्योरेंस सर्विसेज. ठीक है, तो ये चार चीज़ें. हाउ विल यू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंस, हाउ विल यू असेस इंडिपेंडेंस? चार चीज़ें, वेदर दे हैव पॉलिसीज इन प्लेस, वेदर दैट इज वेल कम्युनिकेटेड, वेदर दैट पॉलिसी इज मॉनिटर्ड एंड इंश्योर कि हमको रिव्यू करना है. डन. स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, रिव्यूअर को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है? कंप्लायंसेस विद टेक्निकल, एथिकल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, systems and procedures for carrying out assurance services, training is given to the staff or not, compliances with the direction, supervisions, and last, compliances with the directions and the guidelines issued by ICAI. So this is the scope of peer review. Next, ये सेम क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बोला था RTP में भी देखा हुआ क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस को कैसे असेस करें. सो व्हाट आर द एरियाज रोहन शुड रिव्यू इन द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट? चार चीज़ें, क्या क्या? Very good. Whether the policies is framed, who is responsible to frame the policy? Whether such policy which is framed is communicated to the staff. Whether the policy is monitored in the regular interval of time. And last, monitored and last हम लोग बोलते हैं रिव्यू करना. ठीक है. एंड हाँ गाइस, अगर पॉलिसीज़ में हमको ऐसा लगता है कि यार इंडिपेंडेंस इज नॉट इंटैक्ट, कहीं ना कहीं पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बाद भी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ये थ्रेटनिंग सिचुएशंस है अगेंस्ट इंडिपेंडेंस. सो हाउ दीज थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आर टैकल्ड बाय PU, तो ये भी आपको चेक करना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. आयुष, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड टू कंडक्ट peer review of another PU. What are the areas excluded from the scope of peer review? बताइए, what are the areas which are excluded from the scope of peer review? कौन सी एंगेजमेंट इंक्लूड नहीं होती है, मतलब एक्सक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है ये सर्विसेज? तो हम लोग यही कहेंगे कि देखो भाई, हम लोग अश्योरेंस सर्विसेज पे, या सो हम लोग अश्योरेंस सर्विसेज पे पीयर रिव्यू
अप्लाई करेंगे, रिव्यू करेंगे। बट हाँ, जो सर्विसेज एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप दे रहे हो, टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर कर रहे हो, ड्यू डिलिजेंस दे रहे हो, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो, यू आर टेस्टिफाइंग एज विटनेस, you are trying to act as authorized representative, you are trying to represent the client in front of taxation authorities, तो ये सब कुछ will not be included in the scope of peer review. So management consultancy, representation, tax return preparers, compilation, that is accountancy, compilations of the financial statements, solely हम लोग compile कर रहे हैं, collate कर रहे हैं information को, testifying as an expert, providing as an expert opinion and due diligence. This is not included in the scope of peer review. Next, question number 7. CAS has been appointed as a peer reviewer of Shivam and Company LLP. मतलब ये है PU और ये है PR. Shivam and Company submitted the list of assurance and due diligence services to the peer reviewer. ठीक है. CAS is in the process of deciding how many assurance services should be reviewed. कितनी assurance services should be reviewed? Guide CAS in deciding the number of assurance services to be reviewed. अब देखो, in deciding the number of engagement services to be reviewed. समझो, अगर आप एक्ट कर रहे हो एज अ रिव्यूअर, ठीक है, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो एंड हम है PU, ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि यार खुशबू मैम की जो फर्म है इसमें से कितने अश्योरेंस सर्विसेज के सैंपल सिलेक्ट करूँ मैं, तो दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन वर्क. एब्सोल्युटली, हमारा स्कोप ऑफ वर्किंग, अगर हमारा फर्म बहुत बड़ा फर्म है, वी हैव 15 पार्टनर्स टुगेदर, जो कि है वी हैव 15 पार्टनर्स टुगेदर, आप क्या करोगे? डिपेंडिंग अपॉन द 15 पार्टनर्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स जिसका ऑडिट हम लोगों ने किया है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट जो हम लोगों ने किए हैं, यू विल ट्राई सिलेक्टिंग द सैम्पल्स कि इतना हम लोग मैम इवेल्युएट करेंगे, इतनी अश्योरेंस सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे. सो बस वही क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ विल द PR डिसाइड अपॉन द नंबर्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज कि कितना टेस्ट करना चाहिए. सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सर्विसेज मे बी रिव्यूड, how many number of services may be reviewed, that is totally dependent on पहला, the standards on quality generally prevailing, the size and the nature of assurance services, मतलब उन्होंने कितना क्लाइंट, ये देखो PU, कितने क्लाइंट के ऑडिट हम लोगों ने किया है, द मेथोडोलॉजी जनरली अडेप्टेड, बेसिकली हम लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, EQCR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, द नंबर ऑफ पार्टनर्स, एज आई टोल्ड यू 15, एग्जाम्पल के लिए क्या बोला मैंने, 15 पार्टनर्स है हमारे फर्म में, मेंबर्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ लोकेशन, हमारी कितनी जगह पे ब्रांचेस है, हमारा एक स्टेट में, सिटी में, एरियाज में कितनी कितनी ब्रांचेस है, एंड हम लोग कितना फीस चार्ज कर रहे हैं, कितना GST कलेक्ट कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट यू विल बी डिसाइडिंग अपॉन दैट हाउ मेनी सैम्पल्स, हाउ मेनी अश्योरेंस सर्विसेज का आपको रिव्यू करना है. मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज आज लास्ट ईयर, दिस वॉज January 21 का क्वेश्चन. मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू आंसर दिस. ये जो है ना बच्चों, हमारी किताब में आई टेल यू, जब भी आप एग्जीक्यूशन करते हो वहाँ पे देखो, जब भी मैंने आपको पढ़ाया था peer review process, so peer review process में I made you all understand stage 1, 2, 3, 4, right? so जब भी आप एग्जीक्यूशन करते हो ना, this is on site execution. वहाँ पे ये वाला आंसर मैंने आपको पढ़ाया था कि guys how will you select upon the number of, ये देखो यहाँ पे selection of assurance services, the number of assurance services depends upon मेथोडोलॉजी. एंड यहाँ पे एक एडिशन है GST, जो मैं अभी अभी कह रही थी कि कितना GST पे कर रहा है PU, इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा, जितना ज़्यादा GST उतना ज़्यादा सर्विसेज के लिए फीस, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स जो आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, सो मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट. ये लास्ट ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, एंड अमेंडमेंट है तो आने के चांसेस है. ओनली अ वर्ड इज एडेड. ठीक है, सर्विस टैक्स की जगह पे आप कर दो GST पेड, फीस चार्ज रिसीव्ड एंड GST पेड. चल, इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर. यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द रिव्यूअर आर इंश्योर्ड बिफोर इनिशिएटिंग देम इन द peer रिव्यू प्रोसेस. तो जो भी peer रिव्यूअर है, ही हिमसेल्फ शुड बी वेल इक्विप्ड, उसको खुद को नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है. इन लाइट ऑफ अबाव बोलता है स्टेट few eligibility criterias fixed for a person to be empaneled and also to be appointed as peer reviewer. बोलता है हम आपको empanel क्यों करें,
आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में चर्चा है। सो यहाँ पे गाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट मार्केट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन अगैन। वाई नाउ मैं 1000 बार बोल चुकी, फिर से एक बार, ये अमेंडेड हो चुका है। पहले कुछ और था, अब कुछ पॉइंट्स हटा दिए हैं। एंड पहले जो हम लोग कहते थे लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से क्राइटेरियाज अलग थे फॉर पीयर रिव्यूअर, अब क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, ईदर द एंटिटी द PU इज लेवल 1 एंटिटी और द PU इज लेवल 2 एंटिटी। देयर इज नो बाइफर्केशन एज सच। पहले बाइफर्केशन था, अब नहीं है। MCQ आने के चांसेस, क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस है। सो पीयर रिव्यूअर शैल बी इन प्रैक्टिस फॉर 7 years एंड इफ इट ऑल ही हैज़ मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, आपको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है फॉर इंडस्ट्री, 3 साल का एक्सपीरियंस है फॉर प्रैक्टिस। सो दिस इज अ चार्ट। फिर यहाँ पे you have undergone the requisite training as prescribed by the board. Also you need to furnish a declaration that you will keep all the information confidential. ये देखो आपको डिक्लेरेशन देना है। ऑल्सो अगर आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, यू आर फाउंड गिल्टी, you are convicted by offense involving moral turpitude, he or his partner you have any personal conflict or conflict of interest with PU, अगर ऐसी सिचुएशन है या फिर यू हैव नॉट अंडरगॉन एनी प्रॉपर ट्रेनिंग, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यू कैन नॉट बी एलिजिबल टू एक्ट एज द पीयर रिव्यूअर। ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, +2 एंड -2 वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द रिव्यू ऑफ PU प्रायर 2 years एंड जिस टाइम पे आपका पीयर रिव्यू खत्म होता है उसके बाद के 2 साल तक आपको कोई भी एंगेजमेंट असाइनमेंट नहीं लेना है फ्रॉम PU। सो इट इज +2 -2, याद रखिएगा, +2 -2, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं। ठीक है। या एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ ओनली 1 असिस्टेंट, ही शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, बेसिकली उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए विथ PU और PRB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, you are required to classify the following practice unit as level 1 and level 2। ये भी अमेंड हो चुका है, as level 1 and level 2 for the purpose of peer review along with providing the reasons for such classification assuming the services have been undertaken in the period of review by such firm। मतलब कुछ फर्म्स का नाम दिया है एंड ये काम है आपको इन फर्म्स को क्लासिफाई करना है वेदर दिस इज लेवल 1 और लेवल 2 PU। ठीक है। ये आपके RTP में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। पीयर रिव्यू में तो इस बार तो क्वेश्चन आने के फुल ऑन चांसेस है गाइस, भर के चेंजेस है यहाँ पे, भर के चेंजेस। एक बार फिर से कंसेप्ट देखना है। या रिकॉल कर लो इसको। लेवल 1 PU में कौन आता है? लेवल 1 PU में आता है सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल और स्टेट PSU, या फिर जहाँ पे हम लोग कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इसका टर्नओवर इज मोर देन 250 CR और दिस इज नॉट एन और नेटवर्थ इज मोर देन 5 CR। यहाँ पे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, एंटरप्राइजेस हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, NBFCs हुज डिपॉजिट्स, अभी ये कौन सी NBFCs है? बड़ी NBFC, हम लोग कहते हैं NBFC D, तो दीज आर NBFC D जिसका डिपॉजिट्स इज मोर देन 100 CR, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट। यहाँ पे यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर एनी एंटिटी जिसने फंड रेज किया है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज मोर देन 50 CR, raised donations or contribution which is more than 50 CR, net worth is more than 100 CR। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट हो चुका है, पहले यहाँ पे अलग पॉइंट था, यहाँ पे अभी अलग पॉइंट है। एंड टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू, बाकी सब में मोर देन टर्नओवर में क्या है? मोर देन इक्वल्स टू 250 CR। एंड फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है विच इज मोर देन 50 CR। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द एंटिटीज विच आर एज प्रिपेयर्ड अंडर इंड AS। पहले यहाँ पे एक पॉइंट हुआ करता था एनी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट ऑफ द अबव, अब वो पॉइंट रिमूव कर दिया गया है। जो एंटिटीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड AS के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने उस एंटिटीज का ऑडिट किया है तो आप लेवल 1 PU माने जाओगे।
लेवल 2 पीयू कौन होता है? लेवल 2 पीयू वो होता है जिसने स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, टैक्स ऑडिट, डिपार्टमेंट रिव्यू किया है किसका? ऑफ एनी ब्रांच और द ऑफिसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एनी बैंक्स और एनी इंश्योरेंस कंपनी. यू आर एक्टिंग एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर एनी एनबीएफसीज. अरे मैम एनबीएफसी तो ऊपर भी था, बट दैट वाज बड़ा बड़ा एनबीएफसी जिसका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा है. अगर पीयू ने कोई ऐसे एनबीएफसी का ऑडिट किया है जो 100 करोड़ से नीचे का डिपॉजिट रखता है तो वो लेवल 2 में आ जाएगा. यूडिन, अरे बाप रे बाप, अगर आपने रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा यूडिन जनरेट किया है, दैट विल बी प्रिस्क्राइब बाय पीआरबी कि कितना यूडिन आप जनरेट कर सकते हो. तो अगर आपने ओवर एंड अबाव यूडिन जनरेट कर दिया है तो आप लेवल 2 में आ जाओगे. एंड एनी अदर प्रैक्टिसिंग यूनिट विच आर नॉट कवर्ड अंडर 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट है. तो वो लोग सब लोग लेवल 2 पीयू में आ जाएंगे जिसको 4 साल में एक बार पीयर रिव्यू करवाना है. बराबर, कंसेप्ट क्लियर है? फिर से क्वेश्चन में चले. चलो, पहला, एमटीएन कंपनी, इसने क्या किया है? कंडक्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, ओके, विच इज़ एन एसोसिएट ऑफ द कंपनी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 300 CR. भाई साहब, पहले ऐसा कंसेप्ट था कि जो भी कंपनीज होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ब्ला 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 ऑफ लेवल 1 एंटिटीज़ हो, उसको भी हम लेवल 1 ही मानते थे. बट जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बच्चों एसोसिएट वगैरह को यहाँ से रिमूव कर दिया है, अब वो लोग लेवल 1 में नहीं आ रहे. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये लेवल 1 में इंक्लूड नहीं होता है, लेवल 1 में इंक्लूड नहीं होता है, हेंस इसे हम लेवल 2 घोषित करेंगे. क्या करेंगे? लेवल 2 घोषित करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, जीबीएल एंड कंपनी जो कि है ऑडिटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कंपनी. गाइज ये तो डायरेक्टली, ये देखो यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली लेवल 1 एंटिटीज़ में आना चाहिए था, है ना? ये है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब आप लेवल 1 एंटिटी अभी भी हो. नेक्स्ट, IML एंड एसोसिएट्स, इसने क्या किया है? हैज़ कंडक्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज, ओके, बट इट इज़ नॉट कवर्ड इनटू पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज. However, it has raised contribution of more than 60 CR. पहले तो ये देखो, अगर आप पब्लिक सेक्टर में आते, देखो, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़, तो मैं आपको लेवल 1 मानती, ठीक है. बट आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ में नहीं आ रहे हो, तो क्या मैं आपको लेवल 1 एंटिटी मानूँ? नहीं. बट वो लोग बोलते हैं कि कंपनी ने 60 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन रेस किया है. कॉन्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट पे जाओ. कोई भी ऐसा एंटिटी जिसने 50 से ज़्यादा करोड़ का कंट्रीब्यूशन रेस किया है वो लेवल 1 माना जाएगा. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये एंटिटी जो भी है, कौन है ये एंटिटी? ये एंटिटी ने 60 करोड़ का कंट्रीब्यूशन लिया है, ये लेवल 1 एंटिटी मानी जाएगी. नॉट बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर है, बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. फ्रैंकली स्पीकिंग इन्होंने क्या बोला है? दे आर नॉट कवर्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज. ठीक है. नेक्स्ट, BTS एंड कंपनी कंडक्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसका नेटवर्थ है 4 करोड़ रुपए, जिसका टर्नओवर है 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़, एंड नेटवर्थ ऑफ द पेरेंट कंपनी इज 325 करोड़. एक मिनट, ये पेरेंट कंपनी तो अभी पॉइंट लेवल 1 से हट ही गया है. अब उसके खुद का पॉइंट देखते हैं कि ये जो खुद की कंपनी है इसका नेटवर्थ है 4 करोड़ रुपए और इसका टर्नओवर है 250 करोड़ रुपीज़. ये क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा है. नेटवर्थ अब उनको कितना चाहिए? मिनिमम 100, उसका कितना है? 4, और टर्नओवर 55 है, अपने को पर टर्नओवर कितना चाहिए? 250, ये भी कम है. तो ये क्या लेवल 1 एंटिटी मानी जाएगी? नहीं. हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब बिकॉज ऑफ लेवल 1 एंटिटी नहीं हो, आप लेवल 2 एंटिटी घोषित किए जाओगे. लेवल 1 नहीं. कूल है? पक्का? नेक्स्ट बोलता है TJK एंड एसोसिएट्स हैव कंडक्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ LLP, ओके, विच हैज़ रेज लोन ऑफ 35. अपने को 50 करोड़ का रेज लोन होना चाहिए तो लेवल 1 माना जाता? नहीं.
फ्रॉम बैंक एंड 10 फ्रॉम NBFC रिस्पेक्टिवली। कुल मिला करके भी 45 हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, यू आर लेवल 2 एंटिटी। कूल, परफेक्ट। सो कहाँ तक माना हम लोगों ने? लेवल 2, लेवल 1, 1, 2 ऐसा करके लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएट वाला जो पॉइंट है ना, विच इज़ एन एसोसिएट, ये सारा पॉइंट रिमूव कर दिया है। वी विल नॉट बी ट्रीटेड एज लेवल 1, नॉट बी ट्रीटेड एज लेवल 1। ठीक है, एसोसिएट सब्सिडरी वाला पहले पॉइंट हुआ करता था, अमेंडमेंट आ चुका है May 22 के बच्चों के लिए, मार्केट सुपर इंपॉर्टेंट। चल अब आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। CA Manoj has been appointed as a peer reviewer of Messrs UV Associates, a chartered accountant. The firm consisting of 18 partners. My God. A PU, as a PU, what are the obligations that are to be complied by Messrs UV Associates in addition to furnishing the questionnaire, statements, and other such particulars as the board deems fit? कौन है ये? यूवी कौन है? पीयू है ना, तो हमको पीयू के ऑब्लिगेशंस चाहिए। हम लोगों ने पढ़ करके रखा है व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ पीयर रिव्यू। यस, ये देखो, पीयर रिव्यूअर एंड प्रैक्टिस यूनिट। हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई, आपका काम होगा टू फर्निश ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो सारा चीज़, असिस्टेंस, एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ देना आपका ऑब्लिगेशन में आएगा। आपका मतलब पीयू का। So, produce to the reviewer, allow him to access the records, documents, prescribed registers which are maintained by PU. You also need to provide them with further explanations, informations if needed. You also need to give to the peer reviewer any further assistance, whatever they may require. Yeah. So you need to provide and you also need to give them the legible form. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपने अलग अलग लैंग्वेज में लिख करके दे दिया, वो बेचारे बंदे को समझ में नहीं आ रहा है। तो लेजिबल फॉर्म में उनको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। एंड अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन है तो वो ट्रांसलेशन करके भी देना आपका काम रहेगा। अगर ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन शुड बी डन इन इंग्लिश और हिंदी एज द केस में भी। एंड इतना ध्यान रहे, ट्रांसलेशन के बाद ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन्ड। दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ PU। चलो अब आगे, ये 4 पॉइंट्स, ये अभी अभी क्वेश्चन में पूछा गया December 21, या एग्जाम पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर। अब ये जो स्टेप पीयर रिव्यूअर लेने वाला है वो क्या है? सो इन केस यू रिमेंबर, मैंने अभी अभी आपको कहा था दैट अमेंडमेंट खूब है, तो दिस इज ऑल्सो अमेंडेड। पहले एक ज़माने में कहा करते थे कि 90 दिन में ये प्रोसेस ख़त्म होना चाहिए, अब ये 90 दिन हो गया है 60 दिन। तो जो भी स्टेप्स पीयर रिव्यूअर को लेने हैं इन ऑर्डर टू रिव्यू द अश्योरेंस सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट, इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ PU, अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर। स्टेप 2 रिव्यूअर का प्लानिंग। स्टेप 3 एग्जीक्यूशन। स्टेप 4 रिपोर्टिंग। स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में डिटेल्ड डिक्लेरेशन और क्वेश्चनर भेजेंगे पीयर रिव्यूअर PU को। 7 डेज के अंदर अंदर ये उनके पास पहुंच जाना चाहिए और रिवर्शन आ जाना चाहिए। 3 रिव्यूअर का नाम PRB रेकमेंड करेगा टू PU एंड PU 7 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट कर देगा। स्वयंवर रच रहा है यहाँ पे, तो PU क्या करेगा, वो 3 एम्पैनल किए हुए रिव्यूअर के नाम में से कोई एक पर्सन को सिलेक्ट कर देगा। कौन? प्रैक्टिस यूनिट। फिर यहाँ पे स्टेजेस में ऑन इंटीमेशन बाय बोर्ड, जैसे ही बोर्ड पीयर रिव्यूअर को इंटीमेट कर लेता है कि भाई आपको जाना है, 2 दिन के अंदर अंदर एक पूरा क्वेश्चनर सबमिट किया जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। ऑल्सो पीयर रिव्यू बोर्ड भी आपको मदद करेगा, वो यूडिन डायरेक्टोरेट से इन्फॉर्मेशन लेने वाला है कि PU ने कितना कितना अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट करके रखा है, यूडिन कितना जनरेट हुआ है, ये सारी डिटेल्स पीयर रिव्यू बोर्ड PR को देगा। सैम्पल टेस्टिंग होगा 7 दिन के अंदर अंदर, हम लोग उनको मैसेज करेंगे कि सर हम लोग आ रहे हैं, और ऑन साइट काम होगा चालू। ये देखो ऑन साइट चालू हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक पॉइंट आता है, उसको हाईलाइट कर दो। द रिव्यूअर शैल गिव, इसको MCQ के लिए मार्क कर दो। द रिव्यूअर शैल गिव at least 5 days to the PU to keep all the necessary records ready.
तो जैसे ही पीयर रिव्यूअर पीयू को कहेगा हम आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, इसके बाद 5 दिन का समय देना पड़ेगा पीयू को स्वागत की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये 5 दिन मार्क इट एज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। कितना टाइम देगा पीयर रिव्यू पीयू को स्वागत करने के लिए, स्वागत की तैयारी करने के लिए? 5 दिन। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन होगा। हम लोग इंडिपेंडेंस चेक करेंगे, स्किल, कंसल्टेशन, सुपरविजन, ट्रेनिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ चेक किया जाएगा। हाउ विल वी सिलेक्ट द नंबर ऑफ अश्योरेंस, ये इसके हिसाब से नंबर ऑफ सर्विसेज। रिकॉर्ड रिव्यू करेंगे, कंप्लायंसेस प्रोसीजर लगाएंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करेंगे, फिर हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग जो है सबसे पहला दिया जाएगा पीयर रिव्यूअर का प्रैक्टिसिंग यूनिट को। यूनिट को कहा जाएगा दिस इज अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो भी डेफिशिएंसीज आपने पाई है उनको कम्युनिकेट कर दो कि सर यहाँ पे डेफिशिएंसीज है, इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, कंसल्टेशन कोई भी एरो गैरो नट्टू खैरे के पास से ले रहे हो आप। तो ये सारी डेफिशिएंसीज जो भी मैटर हमको लगता है, ये जहाँ पे मुझे क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए, ये हमको पीयू को बताना है जहाँ पे डेफिशिएंसी और नॉन कंप्लायंसेस है। प्रैक्टिसिंग यूनिट 5 दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा, फिर एक फाइनल रिपोर्ट दिया जाएगा by peer reviewer to PRB based on the preliminary reports and the representation received by PU। ठीक है, इन केस द रिपोर्ट इज स्टिल मॉडिफाइड, मतलब अभी भी पेयर रिव्यूअर के दिल को तसल्ली नहीं है, पेयर रिव्यू बोर्ड कैन ऑल्सो सजेस्ट, कैन ऑल्सो ऑर्डर फॉर फॉलो ऑन रिव्यू। फिर से कुछ समय बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कुछ समय बाद वो लोग फॉलो ऑन रिव्यू फिर से करवा सकते हैं। गॉट इट? अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। एज पर माई व्यू ये पूरा क्वेश्चन एक बार में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये इतना बड़ा मैटर है। नथिंग लेस देन 8 मार्क्स कैन बी आस्क्ड। सो मैम इस पे से कैसे क्वेश्चन आएगा? स्टैंजा पे क्वेश्चन आ सकते हैं। शायद वो लोग ये पूछ सकते हैं कि खाली प्रिलिमिनरी रिव्यू रिपोर्ट कैसे दी जाती है, ये पूछ सकते हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जाए, ये पूछ सकते हैं कि प्लानिंग कैसे की जाए, नंबर ऑफ डेज पे MCQ पूछा जाए। सो ऐसा करके इसमें से कंसेप्ट आने के चांसेस है, पूरा एक साथ में नहीं पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ पीयर रिव्यू, तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमको खुद को ये पता है कि रिव्यूअर जो है वो स्टेटमेंट्स ऑफ पीयर रिव्यू के हिसाब से रिव्यू करने वाला। सो यहाँ पे 100% डेफिशिएंसी शायद नोटिस ना हो। The review would not necessarily disclose all the weaknesses in the compliances with TEP. ऑल्सो हम लोग जो सैम्पल सिलेक्ट करते हैं ऑफ अश्योरेंस, ये सिलेक्टिव टेस्टिंग है। हम सारे के सारे अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिस यूनिट नहीं इवैल्यूएट कर रहे हैं। हेंस देयर आर चांसेस कि यार सही से सिलेक्टिव अप्रोच है तो सारा का सारा टेस्टिंग ना हो। सो एज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट मे बी अ सब्जेक्ट मैटर फॉर रिव्यू। एंड हाँ, बिकॉज ये जजमेंट के बेसिस पे है, a deviation from the system of quality control may not be detected, कि जैसा हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए सिस्टम चाहते हैं, छोटा मोटा डिविएशन may not be detected by reviewer। ठीक है, सो ये है लिमिटेशन। मार्केट इंपॉर्टेंट, ये एक ज़माने में पूछा गया क्वेश्चन है बट काफ़ी टाइम से साइलेंट है, ये एरिया आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसको फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको इसमें मदद करूँ, आप खुद ही चेक करके मुझे बताइए फटाफट विदाउट वेटिंग फॉर माय आंसर, क्योंकि सेम एज अबाव है। दिस इज ऑल्सो MTP में पूछा हुआ क्वेश्चन, RTP में पूछा हुआ क्वेश्चन। आपको क्लासिफाई करना है PU को एज ए लेवल 1 PU एंड लेवल 2 PU। ठीक है, सो लेवल 1 एंड लेवल 2 PU डिपेंड्स अपॉन, वेरी गुड, अटेस्टेशन एंगेजमेंट परफॉर्म बाय दैट PU। अगर आपने बड़ी बड़ी कंपनी का ऑडिट किया है, आप उच्च कोटि के PU लेवल 1 PU। अगर आपने छोटे छोटे कंपनी का ऑडिट किया है, आप लेवल 2 PU। ठीक है, अब मैं हमको कैसा पता चलेगा कि ये लेवल 1 है या लेवल 2 है? बड़ी कोटि के एंटिटीज़ कौन होती है वो मैं अभी अभी आपको पढ़ा करके आई हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करो। अभिनंदन एंड कंपनी कंडक्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज़ एन एसोसिएट ऑफ अ कंपनी जिसका नेटवर्थ है 279 करोड़। एसोसिएट को पहले L1 मानते थे, अब L1 नहीं मानते हैं, तो भाई साहब आप तो L2 हो, लेवल 2 एंटिटी।
संभव एंड कंपनी कंडक्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंटिटी, आपको ये एनबीएफसी के नाम पे भी दे सकते हैं इस बार, म्यूचुअल फंड एंटिटी एंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ रीजनल रूरल बैंक रिस्पेक्टिवली। भाई साहब, म्यूचुअल फंड का ऑडिट आपने कर लिया है तो आप उच्च कोटि के पीयू माने जाओगे। कुंथू एंड एसोसिएट्स conducted the statutory audit of LLP which has raised loan of 29 from a bank of 18 from NBFC। प्लस करो कितना होता है, 29 प्लस 18 47 विच इज़ लेस देन 50। बॉस आप लोन के कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। लोन और एडवांसेस का कितना कैटेगरी था, 50 करोड़ का लिमिट था। आप L1 में नहीं आ रहे हो तो आप L2 माने जाओगे। धर्म एंड कंपनी हैज़ ऑडिटेड unlisted public company having net worth of 3.79 crores and turnover of 63 crores, the net worth of parent, अब parent को तो छोड़ ही दो, the net worth of parent, net worth of its parent ये तो consideration में ही नहीं आना चाहिए। तो what is required to be considered, खुद का नेटवर्थ और टर्नओवर। खुद का नेटवर्थ की क्या क्राइटेरिया थी भाई साहब, 100 करोड़, और टर्नओवर की क्या क्राइटेरिया थी, 250 करोड़। दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आप छोटी कंपनी कहलाई जाओगी, हेंस आप L2 PU कहलाए जाओगे। ठीक है, सो L2 L1 L2 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 L1 L2 L2 डन। परफेक्ट है, इतना श्योर, डन डन डन। So here we complete all the question and answers with regards to peer review. I hope you have gained the confidence with regards to this very chapter. That is all for the current session. I will see you all in the next forthcoming class. You all keep studying, keep revising, be safe, take care. Bye-bye.